Hello, dear friends. काशी संस्थान आप लोगों का स्वागत करता है। उस दिन मैंने महादेव वर्मा के साहित्यिक योगदान और भक्ति कहानी का संक्षिप्त परिचय यानी सारांश मैंने प्रस्तुत कर दिया था बच्चों। आज मैं भक्ति कहानी को विधिवत पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक वाक्य की समीक्षा, कोई भी वाक्य कोई शब्द न रहने पाए, छूट न पाए बच्चों के लिए। मेरे समीक्षा से यह प्रयास मेरा रहेगा बच्चों, ध्यान दें। पहले भक्ति का क्या सुंदर परिचय हमारी लेखिका महादेव वर्मा जी पेश कर रही हैं। ध्यान देने की बात, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी उसके पहले दिन का परिचय। दुबली पतली, कद भी छोटा, ओठ पतले ओठ थे, लेकिन दृढ़ संकल्प की भावना साफ झलकती थी उसके व्यक्तित्व में। और ये होना चाहिए बच्चों, दृढ़ संकल्प का भाव साफ स्पष्ट झलकना चाहिए। यही जीवन होना चाहिए, यही जीवन कला होनी चाहिए बच्चों, ध्यान दो। पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में फूटी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पथे का बताई, यही 50 बरिस से संग रहित है। ध्यान देने की बात है, कोई हंसी भी आती है। गांव के जो लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे लोग सही उम्र का आकलन नहीं कर पाते हैं। अभी भी मैं जब गांव में जाता हूँ तो बूढ़े लोग, वहां कम उम्र में शादी विवाह हो जाता है, पहले हो जाया करता था, अभी तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो नाती पोते हो गए, कम ही उम्र में लोग कहते थे उनका उम्र 80 साल 90 साल 100 साल हो गया। तो इस तरीके का लोग भाव रखते हैं, सही उम्र का आकलन नहीं हुआ करता था उस जमाने में। अब महादेव वर्मा कहती हैं कि वही भक्तिन जब कुछ वर्षों से परिचय हुआ है, लेकिन वह कुछ साल को 10-5 सालों को वह क्या कहती है कि महादेव वर्मा को 25 बरस से संग्रहित है। 50 बरस से सोचो, जब वो आई थी उसका उम्र 30-40-50 साल रहा होगा। इस समय से उसका उम्र सैकड़ों साल हो गया। क्या कल्पना है? हम हिसाब से मैं 72 की ठहरती हूँ। अगर भाई 50 साल से जानती है, 25 साल इसका उम्र है, 72 साल इसका उम्र हुआ, और वह 100 वर्ष की आयु को पार कर जाती है, इसका भक्ति को पता नहीं। पता भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि
कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींच कर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। ध्यान देने की बात है। यानी अगर कुछ साल तक और रह गई तो लोग अगर पूछेंगे कि महादेवी वर्मा के यहाँ तुम कितने दिनों से काम करती हो भक्तिन, भक्तिन क्या जवाब देगी? अरे 100 साल से जानता है, 100 साल से जानती हूँ उनको। यानी 100 साल से जानती है मतलब 10-20 साल उम्र, 125 साल उम्र महादेवी वर्मा का हो जाएगा। 50 साल उम्र जब वो आई थी तब थी, इस समय तो उसका 150 साल उम्र हो जाएगा। इतना सुंदर आगे करती है, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न वहन करना पड़े। सोचने वाली बात है। इस तरीके से महादेवी वर्मा कहती हैं मेरा उम्र भले 150 साल हो जाए लेकिन उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बात स्वीकार कर लेता है, बात स्वीकार मान लेता है। इसके बाद में महादेवी वर्मा जी कहती हैं, समझाती हैं, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समुद्री भक्तिन के कपाल की कुंजित रेखाओं में नहीं बच सकी। कहने का मूल शाब्दिक आशय है बच्चों, उसका परिचय लेखिका महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का बहुत विस्तृत परिचय दे रही हैं, बता रही हैं कि कौन है। यानी सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक राम धन्या गोपालिका की कन्या, एक ग्वालिन की कन्या है, छोटी सी बच्ची है। और यह भक्त में हनुमान जी से स्पर्धा करती है। जैसे मानो जो संबंध भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान के बीच में थी, आज वही संबंध वो मानती है कि महादेवी वर्मा और भक्ति के बीच में है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समुद्री भक्ति इनके कपाल की कुंजित रेखाओं में नहीं बच सकी। यानी नाम का प्रभाव कुछ लोगों पर उल्टा पड़ जाता है बच्चों। नाम कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। वैसे हजारीप्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं अपने निबंधों में, नाम में क्या रखा है। नाम समाज सत्य होता है और रूप व्यक्तिगत सत्य होता है बच्चों। वैसे तो जीवन के प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्ति बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक राम किसी की बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ वह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस सत्य का को वह देहाती ने क्या जाने। किसी से जब मैंने कंठी माला देखकर जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण दिया, तब वह भक्ति जैसे कवित्व विहीन नाम को पाकर भी गदगद हुई। महादेवी वर्मा ने यह देखा कि मेरी लक्ष्मी कंठी माला पहनी हुई है, तो कंठी माला को देखकर उसका नाम भक्ति रख दिया। और वह लक्ष्मी भक्ति नाम को सुनकर बड़ी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि वाह मेरी मालकिन भी है, अच्छा चुनाव मेरे नाम का किया है। भक्ति नाम सुन करके दूसरी बात, महादेवी वर्मा
समीक्षा करते हैं कि लक्ष्मी नाम में, और लक्ष्मी बेचारी आग्रह भी की थी मेरा नाम मत पुकारिएगा, क्योंकि लोग जानने न पाए कि नाम है लक्ष्मी, उसको काम करना पड़ रहा है दूसरे के यहाँ, तो कष्ट की बात थी उसके लिए। इसलिए महादेव वर्मा से बार बार आग्रह की कि मेरा नाम मत पुकारिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा। आगे बड़ा सुंदर अध्याय है, बड़ा प्यारा अध्याय है आप लोगों के लिए। और महादेव वर्मा की साहित्यिक समीक्षा भी कहीं न कहीं इस भक्ति में छिपी हुई है। नारी के बारे में उसके सुंदर कल्पनाओं का, उसकी सुंदर भावनाओं का, नारी के हृदय को इतना सुंदर तरीके से महादेव वर्मा ने उल्लेखित किया है, उतना सुंदर ढंग से किसी ने उल्लेखित नहीं किया बच्चों, ध्यान दो। तीसरा अनुच्छेद, जीव भक्ति के जीवन का बिना जाने हुए उसके स्वभाव की पूर्णतः क्या आवश्यकता समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। यानी झूसी गांव के गोपालक उनकी कन्या है, लेकिन माँ बचपन में ही मर गई, एक्सपायर हो गई, माता के साय में पली है। माता का कष्ट कितना खतरनाक होता है। कुछ भी माताएं अच्छी होती हैं, कुछ सौतेली माँ बड़ी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 95% तो गड़बड़ी होती है बच्चों। 5% अच्छी होती है। आगे बच्चों, पेज नंबर 880। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक को की सबसे छोटी पुत्रवधू बनकर माता के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का ऋण दूंगा। कहने का मतलब यह बच्चों, सोचने वाली बात है। 5 वर्ष की उम्र थी केवल लक्ष्मी की, माता ने जल्दी से जल्दी शादी कर दी उसकी, ताकि पिता का प्यार भी प्राप्त कर सके। पिताजी बहुत प्यार करते थे उसको, कहीं संपत्ति में हिस्सा न दे दे। तुरंत लक्ष्मी की शादी करके उनके प्रेम से भी उसको अलग कर दी। बड़ी चालाक थी। और 9 वर्ष बीतते बीतते उस लक्ष्मी गौना भी हो गया। पहले बच्चों गौना होता था, कम उम्र में जब शादियां होती थी ना, विवाह के बाद गौना हुआ करता था, गौना की परंपरा थी। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क माता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार भेजा। जब वह मृत्यु की सूचना भी था, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। तो बच्चों, माता बड़ी चालाक थी। पिता की मृत्यु हो गई, विवाह थे तो समाचार नहीं दिया। मृत्यु के वो बीत जाने के बाद सूचना भेजी। और सास भी चालाक थी, घर में रोना पीटना न हो, इसलिए बात बताई कि जाकर अपने मायके हो लो। बहुत दिन से नैयर नहीं गई। नैयर माने मायके, ध्यान देना बच्चों। नैयर माने अभी भी आप यूपी साइड में जाओगे, इलाहाबाद वगैरह साइड में, तो वहां पर लड़कियां अपने मायके को नैयर ही कहती हैं, जो पुरानी है। फिर आजकल तो अब पढ़ी लिखी लड़कियां तो अपने आप को अलग अलग शब्दों से प्रयोग करती है, अपने मायके कहती हैं, मायके शब्द का प्रयोग करती। पुरानी जो औरतें अभी भी नैयर ही कहती है, नैयर। तो नैयर गई है, मानो
अपने मायके गई है। सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय, लक्ष्मी तब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और गति के और पति के ऊपर अपने गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विक्षोभ का मर्म था व्यक्त किया। तो मायके वह लक्ष्मी गई, लेकिन उसकी माता ने, उन्हें वहां के परिवार वालों ने उसको प्रेम नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। कोई भी लड़की अगर मायके में जाती है, सम्मान न पाए तो बहुत कष्ट और दुख होता है बच्चों, बहुत कष्ट होता है, अपार दुख होता है। वही दुख और कष्ट किसको हुआ यहाँ पर? लक्ष्मी को। पानी भी नहीं पी, सम्मान में कमी हो जाए, व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, लड़कियों को या लड़कों को स्वाभिमानी होना चाहिए। बच्चों, जहाँ स्वाभिमान नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। तो वह लक्ष्मी स्वाभिमानी थी और मायके से लौट आती है, ससुराल में आती है, वहां पर अपने सास को भी कुछ खरी खोटी सुनाती है। सुनाने के बाद ध्यान देना, सुनाने के बाद बच्चों अपने पति को भी कुछ खरा, यानी कुछ गाना वगैरह जो पानी थी सब फेंक फाक दी। पति को भी कुछ, यानी वह दिखा रही थी कि उसके पिता का दुख, उसके मरने का दुख, वियोग का कितना बड़ा दुख है उसके जीवन में। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ विस्काग रूप इच्छा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कवाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिव्यक्त हो चुकी थी। पुरखिन माने जो पूर्वज, यानी जो लोग, जो स्त्रियां घर की मालकिन होती हैं, सबसे ज्येष्ठ होती हैं, बड़ी होती हैं, उसको पुरखिन के पद पर मानते हैं। यानी अब वो पूर्वज बनने जा रही है, यानी पूर्वज का अभ्रंश रूप है। तो जैसे लोग कहते हैं पुरखों, पुरुष वर्ग को पुरखों बोलते हैं, यानी पुरुष वर्ग का जो के पूर्वज जो होते हैं उनको पुरखों, और स्त्री वर्ग की जो पूर्वज होती है उनको पुरखिन कहते हैं। तो गांव में ही परंपरा थी पहले, आज भी है ना, जिनके पास लड़के होंगे, लड़के की माँ ही अपने आप को पुरखी समझती थी, घर की मालकिन समझती थी। भाई वो गर्व रखती थी, हमारे पास बच्चे हैं, लड़के हैं। वो जमाना वैसा था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे ना तो लड़के लड़कियों के बीच मतभेद है, भेद है। अभी भी समानता के लिए संघर्ष चल रहा है बच्चों। महादेव वर्मा ने बहुत कुछ लिख दिया है समाज के लिए।
साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। और दोनों जेठानियां काग भुसुंडी जैसे काले, ध्यान दो बच्चों, काले लालों को क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी, क्योंकि उनकी दोनों जेठानियां काग भुसुंडी जैसे काले, यानी काले काले लड़कों को जन्म दी थी। और वो काले काले लड़कों में भले ही माँ थी, लेकिन अब चूंकि उस पुरखिन के पद पर, उस घर के मालिकाना के पद पर अब उनकी जेठानियों को वो अधिकार मिलेगा भविष्य में। यहाँ दिखा दिया गया, महादेव वर्मा ने दिखा दी किस प्रकार से समाज में जिनके पास लड़कियां हैं, जिनके पास लड़के हैं, किस तरह से समाज में मतभेद है, असमानताएं हैं, उसका जिक्र किया गया है यहाँ पर। छोटी बहू के लोग लिंग छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। दंड, यानी छोटी बहू जो थी ये सब परंपरा मानती नहीं थी, वह उसके पास लड़कियां हैं तो उसे उसके साथ जातीयता हो, असमानता हो, बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बच्चों, जेठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। ध्यान से सुनने वाली बात है बच्चों। तो मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रौदती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती। यानी सोचने वाली बात है बच्चों, क्या मतभेद था। क्योंकि वो लड़कियों को जन्म दी थी, इसलिए 3 लड़कियां उसके पास थी, सारा काम करती थी, घर के अंदर से लेकर बाहर तक सारा काम बच्चों। धान कुटाई, गेहूं की पिसाई और भोजन बनाना, चूल्हा चौखट, घर के बाहर कटाई करना, खेती बाड़ी करना, लड़कियां भी गोबर उठाना, उपली पाथना, सारा कितना मेहनत काम करती थी वो सब। ध्यान देने की बात है। जेठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंधते हुए दूध पर से मलाई उतार कर लाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में पट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यानी कहने का मूल मतलब यह बच्चों, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है ना, लड़के घर के बैल की तरह होते हैं, लड़कियां घर की गाय की तरह होती हैं। जैसे घर में अच्छे भूसे और चूनी चोकर या जो भी बढ़िया चीज मिलता था खाने के लिए, बैलों को पहले मिलता था। जब बच जाता था तो गायों को खिलाया जाता था पहले जमाने में। फिर अब तो उल्टा हो गया है व्यवस्था, गाय की कीमत ज्यादा हो गई, बैलों की कीमत कम हो गई। तो पहले खाने पीने की सामान पर लड़कों को पहले अधिकार था, बचा खुचा माल पर लड़कियां खाती थी पहले गाँव में। वही बात यहाँ पर भी है, देखो ठीक क्या महादेव वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि घर के बढ़िया चीजों पर भोजन पर अधिकार लड़कों का था और लड़कियां बेचारी दाना वगैरह खा करके, चने चबेने खा कर समझ जाती थी, बाजरे घूरी चमाती। क्या महादेव वर्मा ने वर्णन किया, क्या मतभेद था समाज में, कैसी असमानता। आज भी मानव से समानता के लिए, इस सामाजिक मतभेद के लिए संघर्ष जारी है। अभी भी आप देखते थे ना, लड़कियां फौज में नहीं जाएंगी, लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कियां वो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? ये तो अभी कुछ सालों से सरकार ने नई
कुछ परिवर्तन लाया, लड़कियां भी फोर्स में जा रही हैं, एनडीए में जा रही हैं, इस साल से एनडीए में जाएंगी, खुशी की बात है। इसके पहले लड़कियां एनडीए में एयरफोर्स में नहीं जाया करती थी, अब इस साल से अभी नया सर्कुलर आ गया है बच्चियों की लड़कियां भी एयरफोर्स में यूएनडीए में भर्ती हो सकती हैं, जा सकती हैं। कम गौरव की बात नहीं बच्चों, बहुत बड़ी बात है। इस दंड विधान के भीतर मैं पेज नंबर 81 में पहुंच चुका हूं बच्चों, अपने अपने पेज को मिला लीजिएगा आप लोग। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार छोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति का को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। कहानियां बात बात पर धमाधम पीटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। एक बात लेख्या महादेव वर्मा ने स्पष्ट किया, क्योंकि भक्ति ने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से अपने परिवार के कुछ लोगों का वो आकर्षित किया था, जिसमें उसका पति भी उसको बहुत मानता था, प्रेम करता था, तो वो भी अपने पति को बहुत प्रेम करता था। लेकिन इधर जैसानिया खूब पिटाई होती थी, यानी दिखाया गया कि किस तरह पहले जमाने में गाँव में पुरुष लोग दबदबा था, मोनोपोली थी, पत्नियों को मारते थे, पीटते थे, वह समय था। लेकिन सच पूछा जाए, अब तो कर बदलाव हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, तेजी से हो रहा है बच्चों, भारी परिवर्तन हो रहा है। पर उसके पति ने, जान दो, वह बड़े बाप की बड़ी बाप वाली बेटी को पहचानता था, उसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर के पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यानी कहने का मतलब यह बच्चों, मूल शाब्दिक आशय यह है, मूल शाब्दिक आशय यह है कि वह बहुत मेहनती थी, बहुत परिश्रमी थी, बाड़ी बगीचा से लेकर खेत खलियान से लेकर सब कुछ में वह अपने परिश्रम से, यानी उसके ज्ञान क्षेत्र में वह परिपक्व हो चुकी थी। जब जान ली घर वाले लोग काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करता है, सारा काम तो वही करती है, घर के अंदर घर के बाहर सब, तो सोच ली तब ऐसे परिवार में एक साथ रहने से फायदा क्या है, तब अलग होने का निर्णय ले ली। तो अपने से जानती थी कौन सा पेड़ फलने वाला है, कौन अच्छा खेत है, सब चुन चुन कर वो ले ली। जानती कि ये लोग कर्मण्य आदमी है, अच्छा खेत भी मिल जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए अच्छे अच्छे खेत अच्छे अच्छे पेड़ तो अपने पास रखी और खूब मेहनत से खेती करना शुरू कर दी। उसका पति भी मेहनती, वह भी मेहनती, और उसकी बिटिया लोग भी मेहनती थी। इसके बाद आगे बच्चों ध्यान दो, बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है बच्चों, ध्यान देने की बात है।
धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई, ध्यान बच्चों, पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। यानी उस पत्नी का उम्र 29 साल था। अरे उसका भी उम्र 35 34 साल 35 साल रहा होगा। बेचारा पति खत्म हो गया और एक मात्र बच्ची की शादी की थी और 2 लड़कियों की शादी भी नहीं हुई थी। जब वो हमारा तब उसकी अवस्था देखो, यहाँ दे भी दिया गया है, महादेव वर्मा ने दे दिया। मैं 35 34 साल बोल रहा था, 36 वर्ष की थी, कुछ ही अधिक नहीं रही होगी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती, यानी उसकी पत्नी उसको बुढ़ऊ कहकर बुला रही है। भक्ति सोचती है जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। इस प्रकार से बच्चों अपने अपने पति को तो बुढ़ऊ शब्द से संबोधित, बुढ़ऊ माने वेरी ओल्ड पर्सन को बुढ़ऊ कहते हैं, वेरी ओल्ड पर्सन। तो आगे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बच्चों। हाँ तो भक्ति के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिधौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। यानी भक्ति ने बड़े परिश्रम से अपनी खेती बाड़ी बगीचों को एकदम लहला रही थी, बगीचे लहला रहे थे, खेत बाड़ी लहला रहे थे, फसलें लहला रही थी। तो उसके जेठ लोग जो थे मुंह में पानी आ जाया करता था कि इतना बढ़िया खेत, इतनी बढ़िया फसलें हैं, और एक हमारी फसलें, तो जो मेहनती होगा उसकी फसलें अच्छी होंगी। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब वह भयऊ दूसरा घर कर लेती। भयऊ माने छोटे भाई की पत्नी को भयऊ कहते हैं गांव में, खास इलाहाबाद में क्षेत्र में। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, मार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाहिर तुम्हार बचे के छाती पे तो रहा भूज और राज करब समुझे रहो। यानी वो इलाहाबादी यानी जो अवधी भाषा है उसमें अपनी बात को स्पष्ट करती है कि जान लीजिए, आप लोग जान लीजिए कि हमारा मन करेगा तो हम दूसरे के यहाँ जाएंगे, शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और आप लोगों को इस तरह से यहीं पर रह कर की खेती बाड़ी करूंगी और दूंगी आप लोगों को। तो स्पष्ट घोषणा करती है, कोई कुत्ता बिल्ली पशु जानवर नहीं है कि आज यहाँ कल वहां। आगे बच्चों, हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मूडी दाजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौतों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। इन सबको इन सबकी प्राप्ति तो तभी संभव था, ये तो हो चुका है बच्चों। ऐसे अगला अनुच्छेद, उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की वार्ता नहीं है। बोली तो भाई जमीन तो आप लोगों की है नहीं, जमीन पूर्वजों की, हमारे ससुर अजिया ससुर, तो इस जमीन में से किसी हिस्सा नहीं दूंगी मैं।
इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकुआ कंठी बांध और पति के नाम पर भी घी के से चिकने केसों की वो समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यानी गुरु मंत्र ले ली और कंठी माला पहन ली और वह घोषणा कर दी मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगी। भक्ति में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। हाँ बच्चों, ध्यान देने की बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों। यहाँ मैं यह समझा रहा हूँ, यहाँ यह बता रहा हूँ कि वह जो घर जमाई के रूप में वह बड़ी लड़की और उसके पति को वह प्रश्रय देती है, दोनों लड़कियों की शादी कर देती है और बड़ी लड़की जो थी उसका पति को अपने घर पर रख लेती है। आगे बच्चों, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और बाकाकी के को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका ही हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने घर वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना शेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। यानी जो गांव में कैसी पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स को भी लेख्या महादेव वर्मा ने दिखाने का प्रयास किया। किस प्रकार से गांव में यानी उसके जो जेठौत थे वह संपत्ति पर आंक गड़ाए थे और अपने साले को बुला लेते हैं, बड़े जो जेठौत थे बड़े साले को बुला लेते हैं कि साला उसका आकर उसकी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उससे शादी हो जाएगी और पूरी संपत्ति के मालिक जेठौत बड़ा जेठौत बन जाएगा। जेठौत माने बच्चों पति के बड़े भाई को जेठौत कहते हैं और पति के छोटे भाई को देवर कहते हैं और पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी कहते हैं और पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहते हैं। आजकल बच्चे तो रिश्ते तो जानते नहीं है, इसलिए मैं आने वाले समय में जमाने में तमाम रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्तों का नाम नहीं लोग जानेंगे। क्यों? अब तो संयुक्त परिवार रहा नहीं, अब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं तेजी से। इसलिए बड़े जो रिश्ते थे इस जमाने में लोग बताया करते थे, बुलाया करते थे, आज वो सारे रिश्ते धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आगे ध्यान दो। अतः वो यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब ये दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान मान मैं तेरा मेहमान की कहावत करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी जो लोग उसके जेठौत के पक्ष के लोग थे वे लोग चाहते थे जल्दी जल्दी वह जो है
यानी वह साले को तो चाहते थे कि वह किसी प्रकार से वह उसका पति बन जाए। किसका पति बन जाए? उसका पति बन जाए, यानी उसकी लड़की का शादी विवाह उसके साले के साथ हो जाए। तमाम लोग गांव के लोग प्रयास करने लगे। बड़ी गजब की राजनीति चलती है बच्चों गांव में। कितनी घटिया स्तर की राजनीति है, सोचो। और एक बात और भी जान लो, गांव में भी आज भी यही भावना है, समर्थ के नहीं गुरु दोष गोसाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। समर्थवान है, उसके दोष में भी कोई दोष नहीं है। ये हालत है गांव हो शहर हो सब जगह। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो सही है, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हो, शक्तिहीन हो, समस्या ही समस्या है। आज वही बात उस जमाने में थी बच्चों, जान दो। अब कितनी बड़ी घटना घटती है, उस घटना का जिक्र बड़ा बढ़िया ढंग से लेखक महादेव वर्मा जी ने व्यक्त किया है। आगे बच्चों, एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तो पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। भीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपने 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। यानी जब वो घर में थी बेचारी, खाना वाना बना रही थी, उसकी माँ खेतों में काम करने गई थी, तभी वो नालायक जो है उसका यानी जेठौत का साला जो था, वह निकम्मा जो है उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, अंदर कुंठी देता है। और उसके समर्थक थे ये दिखाने के लिए, भाई देखो वो बुलाई है, घर में हो गया है। और समर्थकों ने तुरंत अगल बगल लोगों को बुला लिया, पंचों को बुला लिया और वह 2-4 थप्पड़ मार दी थी। और जब लोगों ने खोला, देखा, कुंडी खोली, देखा 2-4 थप्पड़ से उसका मुंह थोड़ा फोड़ दी है। तो जब वो उसका साला है बोलता है बुलाई थी इसलिए हो गया था कमरे में। तब बोली कि अगर भाई निमंत्रण दी थी तो मुंह का हाल देखो अपने, तुम पहले तुम्हारे मुंह का हाल बता रहा है कि मैं निमंत्रण नहीं दी थी। पंच में बेचारे भीड़ घूमने पड़ गए। लेकिन वही बात है बच्चों में, पंच भी शक्तिशाली लोगों का आजकल इस कलयुग में समर्थन करने लगे हैं। अगर आप गांव में शक्तिशाली हो, पंच भी आपकी बात करेंगे। बात हो गई उसके जेठों की। अब पंच ने यह बात कह दिया क्योंकि दोनों एक ही कोठरी से निकले हैं, इसलिए दोनों को पति पत्नी माना जाए। ये तो गलत निर्णय था, बच्ची की बात को भी समझने का प्रयास करना चाहिए था। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और मां ने आगरे नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सूख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर भीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए
गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक ऐसे झुलस गए कि लता करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन करे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। सोचने वाली बात बच्चों, आप सम्मान में धक्का लगा भक्तिन को, बड़ा दुख हुआ। खेती बाड़ी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, सब कुछ छोड़ छाड़ दी। इधर परिणाम में हुआ कि टैक्स जो लगान जो था, लगान तक भी नहीं दे पाई। जमींदार ने बुला करके एक दिन धूप में खड़ा रखा उसे। इतना खड़ा रखा बेचारी, वह बहुत लज्जित हुई। उस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए बेचारी वह गांव छोड़कर शहर में जाती है। सोचो क्या ग्रामीण राजनीति पॉलिटिक्स है, बेचारी भक्ति को गांव छोड़ना उस लक्ष्मी की। यह राजनीतिक अवस्था है। मानो मरे लोगों को जो लोग संभालते हैं। दुखिया अगर आप हैं, सब लोग दुख देने के लिए आगे आते हैं। यही समाज। दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। यानी वह शहर में आती है। अब इलाहाबाद शहर में कौन सा प्रयागराज शहर। अब यहीं पर भक्तिन की मुलाकात महादेव वर्मा से हुई। अब नया अध्याय शुरू हुआ। घुटी हुई चांद की मोटी मैली रोटी से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, जब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का भी अंत हुआ और तीसरी अभी दूर है। यानी महादेव वर्मा के यहाँ वह काम करने के उद्देश्य से आ गई। महादेव वर्मा कहती है यही उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद भी है। अब यहीं से उसका जीवन एक लय में चलेगा, एक ढंग से। भक्ति वैसे को मिलाकर परिश्रमी, मेहनती और मानवतावादी, एक अच्छी सेविका, सब गुण उसके अंदर थे। आगे बच्चों, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन लग रही है, लग रहा है कि मौसम का परिवर्तन जो स्वरूप है कुछ असर दे रहा है। गले को सर्दी जुकाम तेज बढ़ चुका है लग रहा है। फिर भी कोई बात नहीं बच्चों, आप की पढ़ने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। आगे भक्तिन भक्ति की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो। उत्तर में उसने ऊपर के होठों को त्रिकोण और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए, कौन रोटी बनाए जानित हैं, दाल रौंद लेत हैं, साग सब्जी छोंक सकित हैं और बाकी का रहा। यानी इतनी ग्रामीण शैली में, गांव के अंदाज में, प्रयागराज की जो गांव की भाषा बड़ी प्यारी भाषा है, बच्चों की भाषा, उस अवधि भाषा में जवाब दे रही है। क्या है रखा हुआ भोजन बनाने में, रोटी दाल सब्जी चावल बनाने में क्या रखा है, सब कुछ कर लेती हूँ मैं दादी। आगे क्या था बच्चों ध्यान दो। दूसरे दिन तड़के के सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने
मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल में अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा के से अपने साम्राज्य को सीमा निश्चित कर चौकी में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार से प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना असंभव हो आया और भक्ति की शंका को दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण की धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में प्रोणे पर आसीन अनधिकारियों को भूलने का प्रयास करने लगी। यानी महादेवी वर्मा अपने उन पुराने दिनों की बातों को लिख रही है। मार्मिकता के साथ जब भक्ति लाई थी, किस तरह से का वर्धन करना शुरू की और वो अपने लेखन कार्य किताबों में लग गई थी। आगे तो ध्यान दें, महादेवी वर्मा एक निश्चित जगह भोजन करती थी। भाई आजकल भी शहरों में तो डाइनिंग हॉल होते हैं, डाइनिंग हॉल में लोग भोजन करते हैं अपने अपने, तो वहां पहुंच जाया करते हैं लोग और सब लोग एकत्रित होते हैं बच्चों और भोजन किया करते हैं। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मिक तुष्टि से आप लाभी क्या सोचो क्या भाव है। भोजन जब कराओ बच्चों तो खुश होकर प्रसन्न होकर जब वो अपने मालकिन को भोजन कराने जा रही है तो बहुत ही प्रसन्न है, खुश है और यही होना चाहिए। अपने मालिक को भोजन कराओ, मालकिन को भोजन कराओ, घर के सदस्यों को भोजन कराओ खुशी पूर्वक। लेकिन आजकल लोग भोजन कराते हैं जैसे नानी मर गई हो, एकदम लटका के ले जाते हैं, हाँ साहब खा लो, हाँ मालिक खा लो, मालकिन भोजन ले लो। अरे भोजन जैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो कोई मायने रखता है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना जरूरी। मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली से में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तोदर 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर दूसरा बात करते हुए मैंने दुआ से भाव से कहा यह क्या बनाया है, तब वह बुद्धि हो रही। भाई मोटी मोटी रोटी गाँव में जैसे बनाते हैं, चित्तीदार रोटी, थोड़ी जल गई, थोड़ी आधी पकी हुई वगैरह वगैरह, वैसे ही मोटी मोटी रोटियां एक ही थाली में। गाँव पर पहले स्टाइल भोजन ऐसे ही मिलता था, आजकल तो घर गाँव में भी परिवर्तन हो गया। एक थाली में तमाम कटोरियां, उसमें चावल दाल सब्जी अलग अलग में अलग अलग आइटम रहेगा, लेकिन उस समय गांव वाली स्टाइल भोजन उसने दिया। जो पुराने लोग गांव के लोग होंगे वो जान सकते हैं कैसे भोजन हम लोग बचपन में भी वैसे ही खाए हैं बच्चों। ऐसे एक थाली, आगे दाल पीछे रोटी, उसी में सब्जी भी, और थाली को टेढ़ी कर दी गई तो आराम से रोटी सूखी हुई है, दाल उधर, अपना आराम से लोग भोजन कर लेते थे। उसी स्टाइल में वो भोजन ले गई। महादेवी वर्मा का भोजन देखकर माथा ठनक गया, ये क्या लाई है भाई, मोटी मोटी रोटी, अजीब स्थिति है। आगे क्या होता है ध्यान बच्चों। महादेवी वर्मा जी पूछती है अपनी उस लक्ष्मी से भक्ति से, क्या बनाई है आपने भैया। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, अच्छी हैं, तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम। शाम को
दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। क्या सुंदर स्टाइल गाँव तरीके की। वो बोली दाल रोटी बना दी हूँ, खा लीजिए। अरे सब्जी भी थी, सब्जी रात को, भाई जब दाल बनी तो सब्जी क्या जरूरत है। कितना कंजूस, निहायत कंजूस है। जैसे गांव के लोग होते हैं ना, एक बार दाल बन गया तो अगली बार रोटी बनेगी रात में। क्यों सब कुछ आइटम चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही की एक ही साथ तो खा लिया जाए। लेकिन शहर के लोग भाई हर चीज दाल रोटी सब्जी रायता चटनी सब कुछ थोड़ा रहना चाहिए। ये शहरी स्टाइल है। ये गांव की स्टाइल है भाई, जो होना चाहिए भरपूर होना चाहिए। हाँ, उसी स्टाइल में खाना हो रहा है। आगे ध्यान दो बच्चों। तो महाराज वर्मा जब माथा ठनक गया बोली क्या है, तो बोले अरे थोड़ा चटनी वटनी ले लिया जाएगा, चटनी पीस दे रही हूँ और क्या। उससे भी काम न चले तो ये गांव से लाई हूँ गठरी में थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कड़ाबत्तू खाते हैं, यानी शहर के लोग क्या हीरा मोती क्या वीआईपी आइटम खाते हैं, भाई यही तो गुड़ वगैरह दे दूं खा लेंगे। ये गांव के लोग रोटी गुड़ खा लिए ना, उसी तरीके से। फिर वह कुछ अनाड़िन सा फुहड़ नहीं, उसके ससुर दिया ससुर आज ने उसकी कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। वो कहती है कि हमारे अजिया ससुर पितिया ससुर और तमाम ससुर लोगों ने बहुत से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दे दिए हैं, भाई बढ़िया भोजन बनाती है वो, अच्छा भोजन बनाती है। यह सब वह कर डाली है। आगे बच्चों ध्यान दो। भक्ति के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी के अरुच के कारण रूखी दाल में एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाट से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती है। महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि मैंने एक रोटी खाई किसी प्रकार से, और रोटी खाने के बाद यूनिवर्सिटी चली गई। कौन सी यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चली गई। और वहां जाकर के न्याय सूत्र पढ़ने लगी कि शहर के लोगों में और गांव के लोगों में कितना अंतर होता है। शहर के लोग आराम से तमाम आइटम सोचते थोड़ा थोड़ा खा लूं, और गांव के लोग सोचते हैं कि पेट भरना है, बढ़िया चीज दाल रोटी या कोई चीज खा लिया जाए बस काम हो जाएगा। आगे बच्चों ध्यान दें। इसके बाद क्या होता है, अलग अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपेक्षा का प्रश्न ठीक हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के लिए मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं को चिंता करना तो दूर की बात। यानी बच्चों, महादेवी वर्मा जी अब धीरे धीरे उसकी बातें, उसके प्रभाव की बातें करना प्रारंभ करती हैं और धीरे धीरे उसके रंग में रंगना शुरू करती हैं। धन्य लक्ष्मी जो कि अपने भक्ति अपने प्रभाव से महादेवी वर्मा को प्रभावित करती है। इनकी सेवा और भक्ति के भाव से महादेवी वर्मा को के मन को मोहित कर लेती है। इस तरह से बच्चों आज कक्षा मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। और
शेष कहानी का अंश अगली कक्षा में मैं प्रस्तुत करूंगा बच्चों। धन्यवाद।